हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सिटो पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का 5th चैप्टर है। ऐसे जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अब तक। आज हम 5th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म्स के बारे में और लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे और हमारी जो अर्थ के जो अलग अलग फॉर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और हम अपने जो ओशंस हैं उनके बारे में देखेंगे और हमारे जो कॉन्टिनेंट है उनके बारे में देखेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा अर्थ एक मात्र ऐसा प्लेनेट है जिसपे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट मीट। यानी हमारा जो सर्फेस है अर्थ का वो बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। यहाँ पे तीन चीजें जो आके मिलती है, वो तीन चीज कौन कौन सी है? वो है तीनों लिथोस्फेयर, देन एटमोस्फेयर एंड देन हाइड्रोस्फेयर। ये तीनों चीजें आके मिलती हैं और ये तीनों चीजें मिलकर ही हमारा बनाती हैं बायोस्फेयर, यानी रहने लायक हमारे अर्थ को बनाती हैं, जिसकी वजह से हम अर्थ पे लिव यानी जी पाते हैं, रह पाते हैं। तो जो लिथोस्फेयर है वो हमारे अर्थ का सॉलिड पोर्शन है, यानी जो जो भी हार्ड वो है मतलब हार्ड वाला जो पार्ट है पूरा उसका हमारे अर्थ का, वो कहलाता है हमारा लिथोस्फेयर। यानी जो पूरा लैंड वाला पार्ट है आप ये कह सकते हैं वो लिथोस्फेयर है। अगर मैं एयर की बात करूं, यानी जो गैसेज हैं और जो एयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती है, वो हमारा है एटमॉस्फेयर, जिसमें कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी अदर गैसेस भी हैं। अगर मैं हाइड्रोस्फेयर की बात करूं तो जितना भी वाटर वाला पार्ट है, यानी जितना भी वाटर हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो ओशन के फॉर्म में हो, रिवर, लेक, पोन्ड, वो किसी भी फॉर्म में हो, वो हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूएंट करता है? वो करता है हाइड्रोस्फेयर। इन तीनों चीजों को मिला के, यानी जहां पर ये तीनों चीजें मिल जाएं, वो उस जोन को हम बोलते हैं बायोस्फेयर। इट मीन्स द बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर टुगेदर विच कंटेन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। वहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब अगर देखूं मैं लिथोस्फेयर के बारे में, तो जो लिथोस्फेयर है वो हमारा क्या है? सॉलिड पार्ट, यानी जो भी हमारा सॉलिड पार्ट है वो हमारा क्या है? लिथोस्फेयर है। लिथोस्फेयर में हमारी रॉक्स आती है अर्थ की, और हमारी अर्थ की क्रस्ट आती है, यानी जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, वो भी क्या है? वो भी लिथोस्फेयर का पार्ट है। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस। अब अर्थ के सर्फेस के दो डिवीजन है, एक है कॉन्टिनेंट और दूसरा है ओशियन बेसिन। जैसे कि अगर मैं देखूं, अगर मान लो ये लैंड है, तो ऐसी भी लैंड हो सकती है जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी हो। तो जहां पानी होगा वो कौन सा वाला वो होगा लैंड? वो होगा ओशियनिक बेसिन। यानी जहां पे ओशन होगा वो तो हमारा हो गया ओशियनिक बेसिन, और जहां पे पानी नहीं होगा, सीधे सीधे हमें लैंड दिखेगी, उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट। यानी जो भी लैंड वाला पार्ट है, यानी लैंड मास वाला पार्ट है, वो कॉन्टिनेंट है, और जो वाटर बॉडीज का पार्ट है वो है हमारा ओशियन। अगर हम देखें तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है वो हमारे मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने हैं हमारे? 7। एज यू कैन सी हेयर, जो फर्स्ट हमारा है वो है नॉर्थ अमेरिका। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, एंड देन साउथ अमेरिका। हियर इज द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। और जो बाकी के दो हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। हियर यू कैन सी अंटार्कटिका। सो कितने मेजर हमारे वो हैं कॉन्टिनेंट? वो हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा कॉन्टिनेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो है एशिया, और इंडिया भी हमारे एशिया का पार्ट है। तो ये हो गए हमारे मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स। यहीं पे अगर मैं आपको ओशन वाला पार्ट करवा दूं, तो हमारे मेजर 5 ओशन है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा पैसिफिक ओशन, फिर है हमारा यहाँ पे इंडियन ओशन, फिर और अगर हम इधर देखेंगे तो है हमारा साउदर्न ओशन। ये देखिए सदर्न ओशन ये रहा, और ये है हमारा अटलांटिक ओशन, और ऊपर है हमारा आर्कटिक ओशन। तो ये हमारे 5 मेजर ओशन है। जैसे यहाँ अटलांटिक ओशन, इधर अंटार्कटिक साउदर्न ओशन, यहाँ पे आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन और इधर पैसिफिक ओशन। तो ये हमारे 5 मेजर ओशंस हैं। सो अगर मैं बात करूं सबसे ऊंची पीक की, तो इंडिया पे सबसे ऊंची पीक जो है वो है हमारी माउंट एवरेस्ट। इवन ये बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको प्लीज याद कर लेना कि हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? हमारी माउंट एवरेस्ट। वैसे तो सब बच्चों को पता होता है कि जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो हमारी माउंट एवरेस्ट है, और जो इसकी हाइट है वो है 8848। अभी इसकी हाइट 8848 से थोड़ी ज्यादा हो गई है, पॉइंट समथिंग और हो गई है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये सर्वे किया गया था कि उसके हाइट में इंक्रीमेंट देखा गया है। तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर मैं ग्रेटेस्ट डेप्थ की बात करूं, यानी सबसे ज्यादा जो डीप पॉइंट है वो कहाँ देखा
जाता है तो वो है मरियाना ट्रेंच। ये भी कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है जो कि कहाँ पे मिलता है हमें, पैसिफिक ओशियन में। ये भी आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर मिलता है। और जो इसकी डेप्थ है वो है 11,022, ये भी आप याद रखिएगा। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूं तो हमारे मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स है जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है हमारा एशिया, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ये 1/3 यानी अगर मैं पूरे टोटल लैंड को देख लूं कि अर्थ का जो पूरा टोटल लैंड है, लैंड वाला पार्ट है, उसका 1/3 पार्ट जो है वो एशिया कवर करता है। और ये जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो हमारे ईस्टर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। यहाँ से हमारी जो वो निकलती है लैटिट्यूड, वो कौन सी लैटिट्यूड निकलती है, वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ से पास होती है। और ये यानी एशिया को और यूरोप को जो माउंटेन सेपरेट करता है वो है यूराल माउंटेन। जैसे कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर, दिस इज आर यूराल माउंटेन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर एशिया है और यहाँ पे यूरोप है, और इन दोनों को सेपरेट करने का कौन काम कर रहा है, यूराल माउंटेन। फिर अगला है हमारा और एक और चीज आपको बता दूं कि इन दोनों को मिला के यानी यूरोप और एशिया को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप जो है वो एशिया के कंपैरिजन में काफी छोटा है, बहुत छोटा है। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये हमारा कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है वेस्ट ऑफ एशिया। अगर मैं एशिया को देखूं, अगर ये एशिया है तो एशिया के वेस्ट में इधर हमारा कौन सा पड़ता है, यूरोप पड़ता है। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, यहाँ से कौन सा सर्कल निकलता है, वो है आर्कटिक सर्कल। और जो वाटर बॉडीज है ये तीनों साइड से हमारा वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए पेनिनसुलर कॉन्टिनेंट भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। यहाँ से है हमारी इक्वेटर भी निकलती है जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं। और यहाँ से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी निकलती है। यानी एकमात्र यानी एक लौता जो कॉन्टिनेंट है जहाँ से हमारी तीनों लैटिट्यूड्स पास होती हैं वो है हमारा अफ्रीका। यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है यानी हॉट डेजर्ट जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। और ये जो कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ सी से और ओशन से ही घिरा हुआ है। यहाँ की जो यहाँ पे जो नदी बहती है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है जिसको हम नाइल बोलते हैं। और अगली है यहाँ से हमारा इक्वेटर भी पास होता है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होता है। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ तो ये हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। और ये हमारा साउथ अमेरिका से लिंक्ड है, एक ऐसी नैरो सी स्ट्रिप है जिससे ये कनेक्टेड है हमारे साउथ अमेरिका से, उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका है और नीचे साउथ अमेरिका। ये दोनों जिस यहाँ पे जिससे कनेक्टेड है, जिस बॉडी से, उसको बोलते हैं हम इस्थमस ऑफ पनामा। ये आप याद रखिएगा। ये जो कॉन्टिनेंट है कंप्लीटली नॉर्थ में पड़ता है, तभी तो इसका नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका है। और जो ये है जो चारों तरफ ही किससे घिरा हुआ है, 3 साइडों से, 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। 3 ओशन हमारे इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं। अगर देखें तो हम ऊपर जो है इसके आर्कटिक ओशन करता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर आर्कटिक ओशन करता है, इधर पैसिफिक ओशन और इधर अटलांटिक ओशन, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। अगला है हमारा साउथ अमेरिका। अगर मैं साउथ अमेरिका का देखूं तो ये मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और इसके दोनों तरफ 2 ओशन है। अगर मैं इधर देखूं तो इधर पैसिफिक ओशन है और इधर देखूं तो इधर अटलांटिक ओशन है। और यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन पाए जाते हैं जिनका नाम है एंडीज माउंटेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी आप याद रखना। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे बड़े माउंटेन पाए जाते हैं, माउंटेन रेंज पाई जाती है और मैं स्पेसिफिकली बोलूं। और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो अमेज़न पाई जाती है। लॉन्गेस्ट कहाँ मिलती थी, अफ्रीका में, बट लार्जेस्ट रिवर जो पाई जाती है वो साउथ अमेरिका में पाई जाती है जिसका नाम है अमेज़न रिवर। अगर मैं अब आगे ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और ये एंटायरली साउथर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। और ये चारों तरफ जो है वो पानी से घिरा हुआ है, इसलिए हम इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। द लास्ट वन इज अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो भी कंप्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में है और वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। और जो साउथ पोल है वो लगभग मतलब साउथ पोल लाई ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के सेंटर में हमारा साउथ पोल लाई करता है एंड इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। ये कहाँ पर है, साउथ पोलर रीजन है। ये पूरे साल भर आइस से घिरा हुआ होता है और यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन नहीं है रहने के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साल भर किससे कवर रहता है, ये आइस से कवर रहता है। तो अगर आइस से कवर रहेगा तो लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, खाने के लिए उनके पास कहाँ से आएगा। इसकी वजह से ये यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखा जाता है। मैनी कंट्रीज है यहाँ पे जो है हमारे रिसर्च स्टेशन देखे जाते हैं जिनके नाम कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। ये हमारी इंडिया के रिसर्च स्टेशन है, जैसे मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, आपको ये भी याद रखने हैं। अब अगर मैं, ये तो हमने पढ़ा था लिथोस्फीयर के बारे में और अभी तो हमने सिर्फ लिथोस्फीयर ही कवर किया है, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। अब मैं हाइड्रोस्फीयर की बात करूं तो आप
जैसे कि बचपन से ही पढ़ते जा रहे हैं, हमारे अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अर्थ का 71% पार्ट जो है वो हमारा किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, एंड ओनली 27% जो है वो लैंड हमारे अर्थ पे पाई जाती है। अब मैं हाइड्रोस्फीयर की बात करूं तो हाइड्रोस्फीयर में सब कुछ आता है, कोई भी तरीके का पानी हो, चाहे वो रनिंग वाटर हो, ओशन का पानी हो, रिवर का पानी हो, लेक का पानी हो, ग्लेशियर्स में पानी हो, मतलब ग्लेशियर की जो आइस है वो हो, अंडरग्राउंड वाटर हो, वाटर वेपर हो एटमॉस्फेयर में, इन सबको मिलाकर ही हमारा हाइड्रोस्फीयर बनता है। अब मैं अगर बात करूँ तो 97% जो है अर्थ का सरफेस, अर्थ में जो पानी है उसका 97% जो है वो ओशन में पाया जाता है, और ये इतना सॉल्टी होता है कि ह्यूमन के यूज के लिए फिट नहीं होता है। इसलिए अगर हम देखें तो जो हमारे पास पानी तो बहुत है, लेकिन वो पानी पीने लायक नहीं है, तो उस बहुत पानी का हम क्या ही करेंगे। तो देखा जाए तो सिर्फ 3% पानी ऐसा है जिसको हम पी सकते हैं, लेकिन उस 3% में से भी जो फ्रेश वाटर है वो जिसको मतलब हम एक्सेस कर सकते हैं वो बहुत ही कम पाया जाता है। So use hence, despite being a blue planet, we face a shortage of water. Why we are facing a shortage of water? Because we have huge amount of water, but that is not potable water. हम उसको पी नहीं सकते हैं क्योंकि ज्यादातर पानी जो है वो सॉल्टी है। अगर मैं ओशन की बात करूँ तो ओशन मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फेयर का, क्योंकि अभी हमने देखा जैसे कि 97% जो है वो ओशन ही है। तो ये क्या है? ये मेजर पार्ट है हमारे हाइड्रोस्फेयर का, एंड जो ओशन बॉडीज है आर ऑलवेज मूविंग। ओशन बॉडीज हमेशा मूव करती रहती है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये 3 तरीके से मेजरली मूव करती है, वेव्स के थ्रू, टाइड्स के थ्रू एंड ओशनिक करंट्स के थ्रू। इस 3 तरीके से हमारे जो ओशनिक बॉडीज है वो मूव करती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हमारे 5 मेजर ओशन है जिनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशन। ये इनके साइज के अकॉर्डिंग दे रखा है। इट मीन सबसे बड़ा जो हमारा ओशन है वो है पैसिफिक, एंड देन अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, देन सदर्न ओशन, और सबसे छोटा जो ओशन है वो है हमारा आर्कटिक ओशन। अगर मैं पैसिफिक ओशन की बात करूँ, सबसे बड़ा है और ये लगभग 1/3 पार्ट में अर्थ के फैला हुआ है। अभी हमने पढ़ा था मरियाना ट्रेंच जो है वो भी डीपेस्ट पॉइंट जो है वो भी हमारा पैसिफिक ओशन में लाए करता है। और जो पैसिफिक ओशन है लगभग उसकी जो शेप है वो है सर्कुलर इन शेप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इन सब में ये हमारा सब लोग इससे घिरे हुए हैं। अगर हम मैप देखें, जैसे यहाँ पे देखो आप, सो वी फाइंड द लोकेशन ऑफ कंटेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। मतलब पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि आपको लगभग सारे कंटेंट उसके आसपास दिख जाएंगे। अटलांटिक ओशन की बात करूँ तो ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, एंड इट इज इन एस शेप। ये एस शेप में है, जैसे ऊपर से ऐसे बनते हुए आ रहा था, ऐसे ऐसे करके, है ना। तो इसकी शेप जो है वो एस शेप है, एंड यूरोप, अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। मतलब अगर हम देखें इसके कंपेयर में, तो अगर इसकी ईस्ट साइड में देखें तो यूरोप है और इधर अफ्रीका है, लेकिन अगर मैं इसके वेस्ट साइड में देखूं तो इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर साउथ अमेरिका है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स, इट इज द बिजिएस्ट ओशन। अगर मैं कॉमर्स की उससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि मतलब ट्रेड सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड किया जाता है, यानी सबसे बिजिएस्ट ओशन जो है वो हमारा कौन सा ओशन है? वो हमारा अटलांटिक ओशन ही है। आपको ये ध्यान रखना है, ये कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि सबसे बिजिएस्ट ओशन जो है वो कौन सा है। तो सबसे बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? हमारा अटलांटिक ओशन। अगर मैं इंडियन ओशन की बात करूं तो ये एकमात्र ऐसा ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, और हमें प्राउड होना चाहिए कि हमारे कंट्री के नाम पे एक ओशन है, इंडियन ओशन। जो इस ओशन की शेप है वो लगभग किस शेप में है? वो है ट्रायंगुलर इन शेप। और इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय, अगर हम इसके नॉर्थ में देखें तो एशिया पाया जाता है, इसके वेस्ट में देखें तो अफ्रीका, और इसके ईस्ट में देखें तो ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। देन लास्ट वन इज सदर्न ओशन। सदर्न ओशन को देखें तो ये एक्सटेंड करता है 60 डिग्री साउथ तक। कहाँ तक करता है? 60 डिग्री साउथ तक। इसके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगला जो है वो हमारा आर्कटिक ओशन है। ये हमारा आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है, और इसके पास हमारा कौन सा पोल पाया जाता है? नॉर्थ पोल। एंड ये क्या कनेक्ट करता है? इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच और शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये आपको याद रखना है कि जिस ओशन, मतलब जिस बॉडी से हमारा पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशन कनेक्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। इसके आसपास हमारे ये वाले जो कॉन्टिनेंट है वो दिखाई देते हैं। जो हमारा अगला डोमेन है वो है एटमॉस्फेयर। अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस। हमारी जो अर्थ है वो लेयर ऑफ गैस से सराउंडेड है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये बहुत थिन ब्लैंकेट होता है हमारे अर्थ का। इट प्रोवाइड, ये हमें देता क्या है? ये हमें एयर देता है जिसको हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? हार्मफुल रेस से, सन की हार्मफुल रेस से, जो यूवी रेस होती है उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। अगर हम इसका एक्सटेंड देखें, मतलब यहाँ से, मतलब इसके ऊपर से लेकर के, मतलब जहाँ से है नीचे से लेकर ऊपर तक की अगर हम दूरी देखें तो लगभग 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। मैं स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ, जहां तक एटमॉस्फेयर है मैं वहीं तक की बात कर रही हूँ। तो वहां तक की जो डिस्टेंस है वो लगभग कितनी? 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर।
द एटमोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर, ये 5 लेयर में है। ये है जैसे ट्रोपोस्फेयर है पहली, जैसे आप देख सकते हैं, पहली ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। मैं आपको इसको याद करने का तरीका बता देती हूँ। इसका याद करने का तरीका है टी स्माइल, टी स्माइल। अब इसमें स्माइल में ये आपको तो याद रखना, टी बी के आप क्या कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तो टी फॉर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आप उसमें एल को मतलब साइलेंट है, आप ये समझ लीजिएगा, क्योंकि एल से कोई लेयर नहीं है, हमारी 5 ही लेयर है, तो 1 2 3 4 एंड 5। एल नहीं आया तो फिर से मैं बता दूं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। आइनोस्फेयर को ही थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है, इस वजह से इसको थर्मोस्फेयर भी बोला जाता है। तो ये एक तरीका है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये जो लेयर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है, और जो सबसे पहली लेयर है वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, द स्ट्रेटोस्फेयर एंड मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, से सो एंड चलती रहती है। एटमोस्फेयर जो है वो मेनली बना है हमारे नाइट्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, सो विच मेकअप 99%, ये दोनों ही मिलकर बना लेती है, जिसमें अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन है हमारी 78%, वहीं अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये है हमारी 21%। और जो बाकी की गैस है वो 1% में आ जाती हैं, जिसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, पोटेशियम, आर्गन और सॉरी पोटेशियम तो नहीं, आर्गन हो गई हमारी, और CO2 हो गई, जो बाकी की हीलियम हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये जो सारी गैसेस है वो हमारी 1% में आ जाती है। सो द डेंसिटी ऑफ एटमोस्फेयर वेरीज विद हाइट, मतलब ये है कि यहाँ पे एयर की डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल है ज्यादातर वो अर्थ के सरफेस तक ही रहते हैं, जो बहुत हल्की गैसेज होती है वही अर्थ के ऊपर तक जा पाती हैं। इसलिए अर्थ की डेंसिटी जो है वो हाइट के हिसाब से वेरी करती रहती है। आप जितना अर्थ से दूर जाते जाएंगे एयर की डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, और मैं कहूँ कि एटमोस्फेयर की डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। सो इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल, सी लेवल यानी सबसे बेस पर सबसे ज्यादा एटमोस्फेरिक प्रेशर रहता है या फिर एटमोस्फेयर रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वो डिक्रीज होता जाएगा। आपको पता है जैसे क्लाइंबर्स जो होते हैं वो जाते हैं ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं, तो पहाड़ों पे उनको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी एयर की डेंसिटी है, एटमोस्फेयर की जो डेंसिटी सबसे ज्यादा नीचे है, अर्थ की क्रस्ट पे है। आप जितना उससे ऊपर जाओगे तो आपको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां पे एयर की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है। तो इसलिए वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से ब्रीथ कर पाए हाई एल्टीट्यूड्स पे। टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाएगा। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। सम एरिया एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, अब प्रेशर भी डिपेंड करता है, अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो ऊपर जाने पर आपको एयर प्रेशर जो है वो कम मिलता जाएगा, क्योंकि जब एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर कैसे लगाएगी। तो इसका मतलब एयर प्रेशर सबसे ज्यादा अर्थ के सरफेस पे मिलता है, बट अब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। और जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं, ये तो पता ही है आपको। यानी एयर और विंड में फर्क है, एयर जो है वो मूव नहीं करती, अगर वो मूव करने लग जाए तो हम उसी को विंड बोलते हैं। अब हमने तीनों डोमेन के बारे में पढ़ लिया, पर जब ये तीनों मिलते हैं तब बनता है हमारा बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमारा वो जोन है जहां पर हमारे तीनों जो जोन है वो आके मिलते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। तो जहां तीनों आके मिल जाए उस जोन को हम बोलते हैं बायोस्फीयर। सो देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ लिविंग दैट वेरी इन साइज। अब देखो हमारी धरती पर कितनी सारी स्पीसीज रहती है, बहुत सारी अलग अलग साइज की होती है, और अलग अलग कलर, अलग उनके कैरेक्टरिस्टिक भी वेरी करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम ह्यूमन ही ना हो, ह्यूमन ही क्यों ना हो, वो सब एक दूसरे से लिंक करते हैं। मतलब सबका होना इस हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो ऑर्गेनिज्म इन दी बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा प्लांट किंगडम, या तो प्लांट होगा या फिर वो एनिमल होगा, और जो दूसरा है वो है हमारा एनिमल किंगडम। जो तीन डोमेन है हमारी अर्थ की जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड ऑफ वुड और क्लीनिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर में लीड टू वास्ट रिमूवल ऑफ द सॉइल एंड फ्रॉम स्लोप्स। मतलब ये देखो, मान लो आपने पेड़ काटे, फॉरेस्ट को साफ कर दिया, ठीक है, ताकि आप अपनी वुड की नीड को पूरा कर सकें, और आपने लैंड को साफ कर दिया ताकि आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकें। इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, सॉइल का जो रिमूवल है ना वो बहुत जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली अ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज लाइक अर्थक्वेक। अर्थ की सरफेस भी बदलती जाएगी, कहीं अर्थक्वेक आ गया या फिर वोल्केनिक eruption हो गया, ठीक है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई। सो फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन इन दिस केस ऑफ सुनामी। जब मान लो सुनामी आ जाती है और जब जो लैंड हमारी जो लैंड है वो सबमर्ज हो जाए, नीचे दब जाए, तो क्या होगा, जो कि एक बार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हो भी चुका है। सो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स, रिवर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मतलब अपने इकोसिस्टम को बहुत ही बुरे तरीके से खराब करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा,
इससे हमारी जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, यानी चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हम ह्यूमन ही क्यों ना हो, हमारी लाइफ पे असर पड़ेगा और हमारी लाइफ को डैमेज होगा। सो जितने भी हमारी जो इंडस्ट्रीज है उनसे जो एमिशन निकलता है, CO2 का जो एमिशन हो रहा है, बहुत ज्यादा एमिशन हो रहा है, इससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? इंक्रीज इन टेम्परेचर जस्ट बिकॉज ऑफ CO2, मतलब एक्सेस ऑफ CO2। जब CO2 बहुत ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होगा तो हम उसी को ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे पूरा जो हमारा अर्थ है उसका बैलेंस खत्म हो रहा है, यानी वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है हमारा जो बैलेंस है। इसका मतलब है अगर हमें अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीना है तो हमें उस बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि हम अच्छे से इस अर्थ पर रह पाए। तो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। हमारे हमने अभी इस चैप्टर में पढ़ा लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बारे में। फिर हमने पढ़ा उसके नैरो जोन के बारे में, जहाँ पे ये तीनों मिलती है, जहाँ पे जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल हो पाती है। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं अब हम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप एंड एशिया। वो माउंटेन रेंज कौन सी है जो हमारे यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है? दैट इज यूराल माउंटेन्स। मतलब यूराल माउंटेन्स की रेंज है जो हमारे यूरोप और एशिया को सेपरेट करती है। वहीं अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूँ नॉर्थ अमेरिका की, तो वो साउथ अमेरिका से किस चीज से लिंक्ड है? तो वो क्या है? एनस्थमस है, स्ट्रेट है और कैनल है, तो वो है हमारा एनस्थमस। जो अगला है वो है हमारा द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फेयर बाय परसेंटेज। मतलब अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ के एटमोस्फेयर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो वो है हमारा नाइट्रोजन। आगे है द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक। सॉलिड रॉक हमारे इसमें किस में आती है? हाइड्रोस्फीयर तो वाटर से रिलेटेड था और एटमोस्फेयर एयर से रिलेटेड था, तो सॉलिड रॉक किस में आएगी? हमारे लिथोस्फीयर में। विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट हमारा कौन सा है? तो हम सबको पता है एशिया, बिकॉज वी आर ऑल्सो लिविंग इन एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया भी तो एशिया का पार्ट है ना। सो इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आई हो तो प्लीज 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 आप चैनल को लाइक करें, और आप इस वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।